गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज के सेशन में हम कवर करेंगे सेक्शन 121 होम सेल पर्सनल रेजिडेंट गेन एक्सक्लूजन। आपको जैसे पता है हमारी सीरीज चल रही है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन की, जिसमें हम चेक कर रहे थे कि प्रॉपर्टी जब सेल आउट होती है तो उससे होने वाला गेन रियलाइज गेन और रियलाइज लॉस होता है। उसके बाद हम लेस करते हैं डेफर्ड गेन, यानी कि वो गेन जिसके ऊपर आज की डेट पे टैक्स नहीं लगेगा लेकिन फ्यूचर डेट पे लगेगा। या हम लेस करते थे नॉन टैक्सेबल गेन, जिसके ऊपर परमानेंट कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। तो उसके बाद आने वाला गेन होता था रिकॉग्नाइज गेन। तो आज के सेशन में हम देखेंगे द सेल ऑफ टैक्स पेयर प्रिंसिपल रेजिडेंट। इससे पहले हम दो कवर कर चुके हैं, लाइक कैंड एक्सचेंज और इनवॉलंटरी कन्वर्जन। इससे होने वाला गेन कौन सा था? डेफर्ड गेन था। और आज के सेशन में आप चेक करोगे इससे होने वाले गेन को हम नॉन टैक्सेबल गेन मानते हैं। ठीक है। सो सेशन स्टार्ट करते हैं। द सेल ऑफ द टैक्स पेयर प्रिंसिपल रेजिडेंट, सेक्शन 121। एक टैक्स पेयर है जो अपना प्रिंसिपल रेजिडेंट सेल करता है, यानी कि जहां पर वो रहता है। उसके सेल के बाद अगर उस पर गेन होगा तो गेन क्या होगा? एलिजिबल होगा टू एक्सक्लूड फ्रॉम इस ग्रॉस इनकम। ठीक है। कितना? टोटल और पार्ट ऑफ द गेन जो रिलाइज होगा वो कुछ कंडीशन को फुलफिल करने के बाद हम उस गेन को अपनी ग्रॉस इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी कि एक टैक्स पेयर हु सेल्स हिज प्रिंसिपल रेजिडेंट एट ए गेन इज एलिजिबल टू एक्सक्लूड फ्रॉम इस ग्रॉस इनकम अ पार्ट ऑफ टोटल ऑफ द गेन रियलाइज्ड। ठीक है। अगर कुछ कंडीशंस हैं, जो कंडीशन नीचे आएंगी, अगर वो कंडीशन फुलफिल कर लेता है तो इस घर को सेल करने के बाद जो गेन होगा उस गेन को हम ग्रॉस इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, कुछ रीजन से। ठीक है। वो रीजन क्या है वो पढ़ते हैं। तो बेसिकली हमें समझ आ गया, सेल ऑफ टैक्स पेयर प्रिंसिपल रेजिडेंट यानी कि अपना घर बेचा जिसमें वो रहते हैं, उस घर से कोई गेन होगा, उस गेन को हम अपनी ग्रॉस इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है। ये कहता है ये सेक्शन। अब कहता है टू बी एलिजिबल फॉर एक्सक्लूजन द टैक्स पेयर शुड हैज ओन्ड और यूज द प्रॉपर्टी। अब जो घर आप बेचोगे वो आपके नाम होना चाहिए, यानी कि आप ऑनर होने चाहिए, और उसका यूज होना चाहिए। टैक्स पेयर उस घर को यूज करे कितना टाइम तक? फॉर एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ लास्ट 5 years प्रायर टू द डेट ऑन विच सेल ट्रांजेक्शन वॉज कंप्लीटेड एंड क्लोज्ड। ठीक है। आपने जिस डेट को बेचा उस डेट से पिछले 5 साल में से 2 साल उसका कम से कम यूज होना चाहिए। यूज कैसा? यानी कि वो उस घर को अपना प्रिंसिपल रेजिडेंट बना के रहे। ठीक है। एक तो उसका ऑनर होना चाहिए वो बंदा, और टैक्स पर उसको यूज करे पिछले 5 सालों में से कम 2 साल। अब वो कहता है कि अगर आप मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली रिटर्न भर रहे हो, यानी कि हस्बैंड वाइफ कपल में रिटर्न भर रहे हो, तो उस केस में आइदर स्पाउस मस्ट मीट द ऑनरशिप। कम से कम एक स्पाउस तो ऑनर होना चाहिए, दोनों स्पाउस ऑनर होते हैं चलेगा, और कम से कम एक स्पाउस। ये नहीं है कि आप ऑनर नहीं हो और यूज कर रहे हो, फिर वो नहीं होगा। कम से कम एक स्पाउस तो उसका ऑनर हो और बोथ स्पाउस उसे यूज कर रहे हो रहने के लिए। ठीक है। अब कहता है गेन एक्सक्लूजन मिलेगा कितना? वो कहता है 2.5 लाख तो है सिंगल एमएफएस और एचओएच होल्डर। जो टैक्स पर सिंगल की तरह रिटर्न भर रहा है, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली और हेड ऑफ हाउस होल्ड का स्टेटस लेके बैठा हुआ है, और एमएफजे में 5 लाख है। यानी कि सपोज करो आपका गेन कितना आ गया? 6 लाख आ गया। आप एमएफजे रिटर्न भरते हो तो 5 लाख तक को तो आपको ये एक्सक्लूजन मिल जाएगी, यानी कि 5 लाख आपकी इनकम नॉन टैक्सेबल हो जाएगी। 1 लाख जो उससे ऊपर है उसको हम क्या करेंगे? आपकी ग्रॉस इनकम में ऐड कर लेंगे, टैक्स लगाएंगे। ठीक है। तो इस शीट से हमें अपने क्रक्स पॉइंट को कवर करना है, वो हम देख लेते हैं। सेक्शन 121 क्या कहता है? अगर टैक्स पेयर अपना प्रिंसिपल रेजिडेंट को सेल करता है, उस सेल के बाद उसे जो गेन होगा हम उस गेन को उसके ग्रॉस इनकम में ऐड नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कंडीशन होनी चाहिए, उस कंडीशन को देखना है। ठीक है ना। तो यहां तक तो क्लियर हुआ कि प्रिंसिपल रेजिडेंट सेल हुआ, उस सेल के बाद हमें गेन हुआ, उस गेन को हम क्या करेंगे? ये हो गया मेरा गेन, और ये गेन एलिजिबल किसके लिए? एक्सक्लूड के लिए। किससे? ग्रॉस इनकम से। अब वो कितना होगा? वो होगा 2.5 लाख सिंगल एमएफएस एचओएच के लिए और 5 लाख एमएफजे के लिए। और उसमें क्या होना चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए? वो घर का ऑनर होना चाहिए, को यूज करे। उस घर को कितना यूज करना है?
कम से कम 2 साल आउट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, जिस डेट से वो सेल हुआ है। और अगर एमएफजे में है तो उस केस में आइदर स्पाउस कम से कम ऑनर होना चाहिए और दोनों स्पाउसों को वो यूज करना है वो घर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पेज। अब सेकंड पेज करता है कि यहाँ पर जो स्टेटस यूज हुए वो सिंगल, एमएफएस, एचओएच हो गया और एमएफजे हो गया। वो कहता है क्यूओएसएस के केस में क्या बोलते हो, यानी कि कोई स्पाउस अगर उसका, एक टैक्सपेयर का स्पाउस अगर डेथ होगी तो उस केस में क्या करोगे। अ टैक्सपेयर फाइलिंग एज ए विडो और विडोर इज इलिजिबल, यानी कि यहां पे बात किसकी हो रही है, सर्वाइविंग क्वालिफाइड स्पाउस की, फॉर द फुल एक्सक्लूजन अवेलेबल फॉर एमएफजे। वो कहते हैं एमएफजे के केस में जो एक्सक्लूजन है वो सेम लेयर मिलेगी उससे। किसको मिलेगी, उस स्पाउस को जो अपनी विडो और विडोर के ब्याह पे रिटर्न भर रहा है। इफ द रेजिडेंट ओन्ड एंड ऑक्यूपाइड विद द डिसेंडेंट स्पाउस वाज सोल्ड विद इन 2 ईयर्स आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ डेथ। अब क्या हुआ इसमें आपको पता है कि एमएफजे की रिटर्न भर रहे हैं, उसमें ईयर के चलते चलते एक स्पाउस की डेथ हो गई है, तो जो दूसरा स्पाउस है उसको एमएफजे का स्टेटस अलाउ रहता है, ठीक है ना, उस साल के लिए जिस साल में डेथ हुई है। फिर उसको नेक्स्ट 2 ईयर क्या वो का स्टेटस मिल जाता है 2 सालों के लिए। तो कह रहा है इन्हीं सालों के दौरान में उसे, अगर वो घर बेचता है डेथ होने के 2 सालों के बाद, तब उसको वही एमएफजे वाली स्कीम मिल जाएगी, यानी कि 5 लाख की एक्सक्लूजन मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दूं क्या वो डन। हमारा ये पॉइंट भी कवर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, वो कहता है इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द पीरियड ऑफ ऑनरशिप डज नॉट नीड टू बी कंटिन्यूस। इन अदर वर्ड्स, नॉन क्वालिफाइड यूजेस ऑफ द प्रॉपर्टी आर परमिसेबल बट दे रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एक्सक्लूजन। इस लाइन का मतलब क्या है, नॉन क्वालिफाइड यूज। मैंने ऊपर आपको बताया कि दो कंडीशन है, एक तो ऑनर होना चाहिए और यूसेज उसकी होनी चाहिए कितनी, 2/5 की। अब इसमें जो पॉइंट है ना, नॉन क्वालिफाइड यूज, अब इसने जो कंडीशन बताई है ना आपकी, इसने जो कंडीशन बताई है आपकी, एक सेकेंड, की ओन्ड की और यूसेज की, जिसमें पिछले 5 सालों में 2 साल कम से कम हमने यूज करना है। अब वो यूज कौन सा बताया था, उन्होंने बताया था प्रिंसिपल रेजिडेंट। अब वो कहता है अगर प्रिंसिपल रेजिडेंट के अलावा कोई और यूज हुआ तो उसे हम नॉन क्वालिफाइड यूज मानेंगे। तो वो कहता है कि इस दौरान अगर आपने नॉन क्वालिफाइड यूज किया है ना, तो तब भी हम आपको इस यूसेज को परमिसिबल कर देंगे, लेकिन आपकी जो एक्सक्लूजन की अमाउंट है ना उसको हम रिड्यूस कर देंगे। तो इस रिडक्शन को हम ना नेक्स्ट पेज पे समझेंगे कैसे हैं, अभी फिलहाल के लिए इसको यहीं पर रख दो। ठीक है, आप समझो कि नॉन क्वालिफाइड यूज होगा तब भी हमें डिडक्शन मिलेगी, लेकिन कम मिलेगी। वो कितनी कम मिलेगी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये दो पॉइंट कवर करते हैं। इन कंट्रास्ट टू द इनवॉलंटरी कन्वर्जन द टैक्स पेयर नॉट रिक्वायर्ड टू अक्वायर रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी। अब आपने इनवॉलंटरी कन्वर्जन में देखा था कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी कन्वर्ट हो रही है तो आप उस प्रॉपर्टी से होने वाले गेन को बचाने के लिए दूसरी रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी को एक्वायर करते थे। तो कहते थे इस केस में, प्रिंसिपल रेजिडेंट के केस में आपको नया घर खरीदने की जरूरत नहीं है, हम आपको डिडक्शन वैसे ही दे रहे हैं। ठीक है, इन एडिशन टैक्स पेयर मे बेनिफिट सच एक्सक्लूजन सेवरल टाइम्स। टैक्स पेयर अपनी लाइफ में इस एक्सक्लूजन को जितनी मर्जी टाइम चाहे वो क्लेम कर सकता है, लेकिन क्या है कि रिक्वायरमेंट है वो हर टाइम रिक्वायरमेंट आपकी अचीव होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप हर साल उठा रहे हो मुंह अपना, उस एक्सक्लूजन को अप्लाई कर रहे हो। टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, आप उसको सेवरल टाइम क्लेम कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये होगा हमारा पॉइंट। मैंने सिर्फ आपको ये वाला पॉइंट है जो बीच वाला पॉइंट है नॉन क्वालिफाइड यूजर, इसको यहां पर होल्ड करवाया है, थोड़ा सा समझाया, नेक्स्ट पेज में समझेंगे, इसके बताऊंगा कब आएगा ये। अब आ रहा है हार्डशिप प्रोविजन। अब हार्डशिप प्रोविजन क्या कहती है, अ टैक्सपेयर हु सेल्स हिज रेजिडेंट बिफोर कंप्लीटिंग 2 ईयर। अब उन्होंने कंडीशन बताई थी ओन्ड की प्लस यूसेज की। अब केस ये हार्डशिप क्या बोलता है, आप ऑनर तो हो, ये वाला पॉइंट क्लिक हो गया, लेकिन जो यूसेज है ना आपकी वो 2/5 तो हो ही नहीं, यानी कम से कम आपने 2 साल रहा ही नहीं। और टैक्स पेयर हु सेल्स हिज रेजिडेंट बिफोर कंप्लीटिंग 2 ईयर्स ऑफ ऑनरशिप एंड यूज रिक्वायरमेंट मे बी एलिजिबल फॉर ए पार्शन एक्सक्लूजन। यानी कि आपकी 2 साल की कंडीशन होने से पहले ही आपने उस घर को बेच दिया,
तो कहता है फिर भी आपको एक्सक्लूजन मिलेगी, लेकिन कितनी मिलेगी, पार्शल मिलेगी। पार्शल वो कैसे, कैसे किस रीजन से सेल किया? चेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपकी जॉब एक सिटी में थी, अब आपकी जॉब दूसरी सिटी में हो गई है, तो अपने घर बेच के अब दूसरी सिटी में चले गए हो। हेल्थ कंडीशन है, आपने यहाँ से घर बेच के दूसरी जगह ले लिया जहां पे हॉस्पिटल नजदीक है। और ये तीन रीजन और है, डिवोर्स हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, इनवॉल्युंटरी कन्वर्जन, किसी रीजन से भी आपकी प्रॉपर्टी बिक गई। तो कहता है अब यहाँ पे आपको कितना टाइम कह रहे थे, वो आपको टाइम कह रहे थे सिर्फ 2 साल रहना है, सिर्फ 2 साल रह लो, आपको ये एक्सक्लूजन मिल जाएगी। लेकिन अब आपने कम से कम 2 साल नहीं रहे, तो कहता है आपको टोटल 24 महीने रहने थे एक घर के अंदर। तो एक्सक्लूजन कितनी मिल रही थी, 2.5 लाख मिल रही थी। अब वो कहता है अब कितना टाइम रह रहे हो ना, वो बता दो कितना टाइम रह रहे हो, यानी कितना टाइम आपने वहां पर स्पेंड किया है। अब सपोज करो मैंने वहां पर 1 साल स्पेंड किया है, तो 12 / 24 × 2.5 लाख, तो मुझे एक्सक्लूजन कितनी मिल जाएगी, 1.25 लाख की मिल जाएगी, हाफ। ठीक है। तो यही एग्जाम्पल है इस हार्डशिप प्रोविजन को कैलकुलेट करने का। अंडर द प्रोविजन द अमाउंट ऑफ रिड्यूस्ड एक्सक्लूजन इज कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल एक्सक्लूजन अवेलेबल टू द टैक्स पेयर। कितनी है, 2.5 लाख है, वो लिख दिया इस मामले में, बाय द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मंथ्स ओवर विच टैक्स पेयर हैड ओन्ड एंड ऑक्यूपाइड द प्रॉपर्टी ओवर 24 मंथ्स। अब नीचे 24 क्यों लिखा था, क्योंकि वो 2 साल के अंदर कितने महीने हैं, 24 महीने हैं, तो 24 लिख दिया। ऊपर कितने महीने उसने ऑन किया और यूज किया वो लिख दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला है रिड्यूस एक्सक्लूजन का, टोटल एक्सक्लूजन अवेलेबल, मंथ ऑफ ओनरशिप इनटू डिवाइड बाय यूज एंड। ठीक है। अब ये एग्जांपल आ गया इसका, एक रॉबर्ट है, सिंगल टैक्स पेयर है, उसने प्रॉपर्टी को एक्वायर किया 5,80,000 में। ठीक है, आफ्टर ऑक्यूपाइंग द प्रॉपर्टी फॉर 1 ईयर ही डायग्नोस्ड विद हार्ट डिसीज, ही डिसाइडेड टू सेल दिस प्रॉपर्टी एंड परचेज ए न्यू वन। ठीक है ना, ताकि वो हॉस्पिटल के नजदीक रह सके। तो यहाँ पर उसको प्रॉपर्टी सेल कितने की, 9,15,000 की, कमीशन दी 12,000 की। तो गेन सेल कितने की हुई, 9,03,000 की हुई। 9,03,000 में से बेसिस को लेस करेंगे 5,80,000, तो कितना बना, 3,23,000 का हमारा गेन रिलाइज आ गया। तो अब यहां पर क्या हुआ, वो कम से कम 1 साल रहा। 2.5 लाख की इंसुलिन कब मिलती है, जब वो ऑनर हो और यूज कितना हो, 2/5। यहाँ तो केस ही 1 ईयर का हो गया। तो इस केस में वो कहता है जो अमाउंट ऑफ एज ए सिंगल टैक्स पर मैक्सिमम एक्सक्लूजन अवेलेबल टू रॉबर्ट 2.5 लाख की है, हाउएवर गिवन दैट रॉबर्ट सोल्ड हिज रेजिडेंट बिफोर कंप्लीटिंग 2 years ऑफ रिक्वायरमेंट ड्यू टू हेल्थ। तो इसमें क्या हो जाएगा, उसको एलिजिबिलिटी तो होगी, लेकिन वो कितनी होगी, पार्शियल एक्सक्लूजन होगी। तो कहता है अमाउंट ऑफ रिड्यूस एक्सक्लूजन कितनी होगी, 2.5 लाख डिवाइड बाय 24 टोटल, यानी कि 2.5 लाख की एक्सक्लूजन के लिए आपको कितना टाइम रहना है, 24 महीने रहना है। तो आप कितने महीने रहे, सिर्फ 12 महीने, तो आपको कितने की मिल गई, 1.25 लाख की एक्सक्लूजन मिल गई। ठीक है। अब यहाँ पे मेरा जो गेन आया वो कितना आया, 3,23,000 आया। तो 3,23,000 में से मुझे रिडक्शन कितने की मिली, 1,25,000 की। ये होगा मेरा नॉन टैक्सेबल। और जो बाकी गेन कितना मेरा बचा, 1,98,000 का, वो कितना हो जाएगा, और रिकॉग्नाइज गेन हो जाएगा, यानी कि अपने रिटर्न में उसे मेंशन करूंगा। देन तो ये था हार्डशिप प्रोविजन जो हमने एग्जांपल से समझ लिया। सिंपली इसमें हम अपनी एक्सक्लूजन को कम करेंगे, जितना टाइम हम रहे हैं उतने टाइम की उसको डिवाइड में कवर कर लेंगे। अब पॉइंट आता है नॉन क्वालिफाइड यूज, यानी कि जो मैंने यहां पर आपको बताया था ना, ये वाला प्रोविजन छोड़ दो, नॉन क्वालिफाइड यूज का, इसको समझते हैं कि ये क्या कहता है। अब नॉन क्वालिफाइड यूज क्यों आया, ये क्यों पॉइंट इन्होंने लिया, ये पॉइंट इसलिए लिया क्योंकि टैक्स प्लानिंग हो रही थी। टैक्स प्लानिंग कैसे, टैक्स प्लानिंग को रोकने के लिए। अब एक टैक्स पेयर ने सोचा, मैंने यहां इसको साफ कर देता हूं ताकि मैं समझा पाऊं। एक टैक्स पेयर ने सोचा कि प्राइमरी रेजिडेंट को सेल करते हैं तो 1.2 लाख की ना हमें रिडक्शन मिल रही है। तो वो क्या करता है, एक घर बनवाता है, उसे रेंट पे चढ़ा देता है। पहले साल रेंट पे, सेकंड साल रेंट पे, थर्ड साल रेंट पे, फोर्थ साल रेंट पे, फिफ्थ रेंट पे चल रही है। अब वो लगता है कि ना इसकी ना प्रॉपर्टी पुरानी हो गई है, कुछ भी है, तो मैं इसको बेचना चाहता हूँ। तो वो कहता है ना, तो वो कहता है मैं ना इसे बेचना चाहता हूँ। तो कहता है इसका अगर बेचूंगा तो मैं ना इसको पहले ना पीआर में कन्वर्ट कर देता हूँ, यानी कि प्रिंसिपल रेजिडेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ।
मैं इस साल में, यानी कि 1 साल, 2 साल, 3, 4, 5, 6, 6 साल तक तो उसे रेंट खाता रहा उसका। अगले 2 साल उसने पीआर में कन्वर्ट कर दिया, पर्सनल रेंट में, यहां पे उसने सेल कर दिया। अब वो गया अपने टैक्स पेयर के उसके पास, प्रैक्टिस के पास, टैक्स प्रैक्टिशनर के पास, कि सर मेरी रिटर्न भर दो। तो उसने देखा कि ये 2 साल वाला रूल अप्लाई हो रहा है, तो 1.25 लाख की डिडक्शन दे दी। यानी कि आईआरएस कहता है कि यहां पर तो आपने रेंट खा लिया पूरा का पूरा। अब आपने ये 1.25 लाख की एक्सक्लूजन लेने के लिए आपने प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर दिया पीआर में, पर्सनल रेजिडेंट में, तो ये तो आपने टैक्स प्लानिंग कर ली। तो कहता है ये नहीं रूल चलेगा, आपने यहां पर इसका नॉन क्वालिफाइड यूज किया है, तो ये पॉइंट नहीं चलेगा। तो उन्होंने रूल बनाया कि आप अगर अदर देन पीआर यूज करोगे, अदर देन पीआर, पर्सनल रेजिडेंट के अलावा अदर देन यूज करोगे, यानी कि रेंटल में जाओगे, तो उसे हम नॉन क्वालिफाइड यूज मानेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं डेफिनेशन। अ नॉन क्वालिफाइड यूज अकर्स व्हेन टैक्स पेयर यूजेस हिज होम फॉर पर्पस अदर देन यूजिंग इट एज हिज प्रिंसिपल रेजिडेंट, फॉर एग्जाम्पल रेंट, बिफोर मीटिंग 2 years रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। लेकिन वो कहता है इस रेंटल पीरियड में से ना, जो ये रेंटल पीरियड है, जो भी इस 5 साल के बीच में आएगा, उसमें से हम ना ये वाला पार्ट ना रेंटल की तरह कंसिडर नहीं करेंगे। यानी कि जो हमने रेंट में पार्ट दिया ना, उसे हम डिसक्वालिफाइड पार्ट नहीं मानेंगे। वो कहता है कौन सा? वो कहता है एज लॉन्ग एज इट अकर्स आफ्टर लास्ट डेट ऑफ 5 पीरियड, लास्ट डेट ऑफ द होम वाज यूज्ड एज टैक्स पेयर प्रिंसिपल रेजिडेंट। मतलब इस डेफिनेशन को दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन एक मैं आपको रूल समझाता हूं। अब मैं टैक्स पेयर ए हूं और एक टैक्स पेयर बी है। टैक्स पेयर ए ने क्या किया, पहले से रेंटल बना लिया, रेंटल बना लिया, रेंटल बना लिया, 3 साल रेंटल रख लिया, फिर उसने पीआर कर लिया। अब उसने पिछले 5 साल में रूल तो कवर कर लिया, लेकिन यहां पे टैक्स प्लानिंग हो गई। बी वाले ने क्या किया, पीआर, 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 3 साल पीआर पे रहा। अब उसने कहा है मैंने ना घर बेचना है। अब घर ना बिका नहीं, तो जब तक बिका नहीं उसने कहा ठीक है रेंट पे दे दो भाई, बिक नहीं रहा तो कोई बात नहीं, मैंने लेकिन इस पे रहना नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ, उसके 3 साल पूरे हो गए, 2 साल और अब वो 5 वाला रूल क्लियर हो गया। लेकिन यहां पर ना उसकी इंटेंशन रेंट खाने की नहीं थी, उसने तो यही डिसाइड कर लिया कि मुझे बेचना है, तो उसने तब रेंट पर चढ़ा दिया। तो यहां पर वो जब मर्जी बिक जाता, लेकिन वो बिका नहीं, इसलिए उसने रेंट पर चढ़ा दिया। सपोज 1 साल में बिक जाए, सपोज 8 साल में बिक जाए, लेकिन रेंट है। तो यहां पर वो कहते हैं कि हम नॉन क्वालिफाइड यूज, यानी कि रेंटल उसको नहीं मानेंगे अगर उसने रेंट पे कब दिया हो, रहने के बाद में, यानी कि परमानेंट रेजिडेंट यूज करने के बाद उसने रेंट पे चढ़ाया हो। यहां पे इंटेंशन उसकी ठीक दिखती है, लेकिन इस केस में क्या है, रेंट पे चढ़ाने के बाद अगर आप दोबारा पीआर में आ रहे हो, रहने आ रहे हो उस घर के अंदर, तो इस केस में हम इस पीरियड को नॉन क्वालिफाइड पीरियड मानेंगे। अब मैं इस डेफिनेशन को दोबारा पढ़ता हूं तो आपको समझ आएगा ये नॉन क्वालिफाइड में क्यों नहीं आ रहा। दिस रेंटल पीरियड, कौन सा रेंटल पीरियड, रहने के बाद वाला रेंटल पीरियड, इज नॉट कंसिडर्ड ए पीरियड ऑफ ए डिसक्वालिफाइड। रहने के बाद अगर रेंटल दिया तो उसे डिसक्वालिफाइड पीरियड नहीं मानेंगे, एज लॉन्ग एज इट अकर्स आफ्टर द लास्ट डे द होम वाज यूज्ड। अब मेरा यहां पे लास्ट डेट था, तो इसके बाद अगर रेंटल आ गया तो हम उसे डिसक्वालिफाइड पीरियड नहीं मानेंगे। डन। इसको मैं यहां पे दोबारा क्लियर कर देता हूं दोनों केसेस को। मैंने पहले रेंटल कर लिया, फिर मैंने उसे पीआर कर दिया, पर्सनल रेजिडेंट। पहले मैंने पैसा कमा लिया, अब मैं उस डिडक्शन को लेने के लिए, डिडक्शन को लेने के लिए उसको कन्वर्ट कर रहा हूं पीआर में। रेंटल प्लस रेंटल प्लस रेंटल प्लस पीआर, प्लस पीआर। तो यहां पे इस पीरियड को मैं डिसक्वालीफाई मानूंगा। अब क्या है, पीआर प्लस पीआर प्लस पीआर प्लस रेंटल। अब मैंने यहां भेज दिया इसे, ठीक है ना। तो इस केस में इस वाले पार्ट को मैं नॉन क्वालिफाइड नहीं मानूंगा, इस केस में नॉन क्वालिफाइड मानूंगा। ठीक है। अब वो कहता है कि अगर आपने नॉन क्वालिफाइड मान लिया, तो उस पीरियड का जितना भी गेन होगा ना, उस गेन को हम 1 to 1 की एक्सक्लूजन नहीं देंगे। ठीक है, उस पीरियड को हम 1 to 1 की एक्सक्लूजन नहीं देंगे। यानी कि अब जितना मेरा गेन होगा ना, उस गेन को मैं डिवाइड करूंगा, यानी कि मेरा नॉन क्वालिफाइड वाला पीरियड कौन सा है और क्वालिफाइड पीरियड वाला कौन सा गेन है, तो उस पॉइंट से मेरा गेन जो होगा उसका ट्रीटमेंट निकालेंगे। अब यहां पे फॉर्मूला आ गया। अब जितना मेरा गेन रियलाइज हुआ है, टोटल ओनरशिप लेंगे और मंथ ऑफ नॉन क्वालिफाइड यूज को मल्टीप्लाई करेंगे।
जितना वो निकलेगा वो एलिजिबल नहीं होगा किसके लिए, एक्सक्लूजन के लिए। डन है। वो देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल, 1 जनवरी 2004, सिंगल टैक्स पेयर, उसने प्रॉपर्टी ली 6,50,000 की। ही लिव्ड इन दैट प्रॉपर्टी फॉर 1 ईयर, यानी कि पीआर पहले साल में। सेकंड, देन मूव टू हिज फ्रेंड प्लेस एंड रेंटेड हिज प्रॉपर्टी टू टेनेंट फॉर ए 2 ईयर्स, यानी कि रेंट। रेंट ऑन जनवरी 2007, रॉबर्ट मूव बैक टू हिज प्रॉपर्टी, ही लिव्ड फॉर होल ईयर, यानी कि पीआर। अब देखो मैंने आपको समझाया था ना, इसमें दो केस कौन कौन से हैं। रेंट के बाद आप अगर पीआर में आओगे तो ये तो बन गया आपका नॉन क्वालिफाइड यूज। अगर पीआर के बाद आप रेंट पे आओगे तो आपका ये बनेगा क्वालिफाइड यूज। तो इस केस में कोई एक्सक्लूजन कम नहीं होगी, इस केस में होगी। तो ये वही केस बन गया हमारा। 4 साल में से उसने क्या करा, 2 साल पहले रहा खुद, फिर रेंट पे दे दिया, तो ये बन गया हमारा नॉन क्वालिफाइड यूज। अब इसमें नॉन क्वालिफाइड यूज कितने साल के लिए हो गया, 2 सालों के लिए गया। इस फॉर्मूले को अगर देखें, मंथ ऑफ नॉन क्वालिफाइड यूज और टोटल मंथ ऑफ ऑनरशिप। अब टोटल मंथ ऑफ ऑनरशिप कितनी थी मेरी, पूरे 4 साल की। नॉन क्वालिफाइड कितनी हुई, 2 लाख की। और इसने जो प्रॉपर्टी बेची कितने के ने बेची, 2.25 लाख पे। तो 2.25 लाख के पे बेची है, तो इसमें से आधा कितना हुआ, 112,500। तो इस पॉइंट पे मैं क्या करूंगा, अपना एक्सक्लूजन नहीं लगाऊंगा। ठीक है, बचे हुए गेन पे एक्सक्लूजन लगाऊंगा। तो 2.25 लाख के अगर मैं पार्टीशन करूं कि नॉन क्वालिफाइड यूज कितना हुआ, उसके अकॉर्डिंग मेरा मार्जिन कितना हुआ, 1,12,500। और क्वालिफाइड यूज के अकॉर्डिंग मेरा कितना हुआ, 1,12,500। तो इस पे तो मैं 2.5 लाख वाली एक्सक्लूजन लगा दूंगा, इस पे नहीं लगाऊंगा। इसे डायरेक्ट गेन को क्या करूंगा, रिकॉग्नाइज गेन कर लूंगा, यानी इनकम में ऐड कर लूंगा। इस वाले गेन पे मैं ये एक्सक्लूजन लगाऊंगा। तो 2.5 लाख में से 1,12,500 माइनस 2.5 लाख करूंगा तो मुझे जीरो टैक्स देना पड़ेगा। अगर मैं पूरा का पूरा करता तब भी मुझे देना पड़ता। लेकिन इस केस में मेरा क्या हुआ, क्वालिफाइड यूज नहीं है, तो जितना मेरा उस पीरियड का टैक्स गेन है उसे मुझे रिकॉग्नाइज करना पड़ रहा है, यानी कि टैक्स देना पड़ रहा है। तो वो टैक्स प्लानिंग से हटाने के लिए, अब इस केस में मैंने टैक्स प्लानिंग कर ली तो गवर्नमेंट ने मुझे टैक्स लगा दिया। पहले कितना था इस केस में, नॉन एलिजिबल कितना एक्सक्लूजन है, 1,12,500 जो गेन था वो हमने निकाल लिया था। अब वो कहता है गेन रियलाइज तो आपका 2.5 2.25 लाख है, तो कितना आप एलिजिबल है, डेबिट शुड रिकॉग्नाइज गेन कितना, 1,12,500। ये गेन कौन सा है आपका, जो नॉन क्वालिफाइड यूज है। एग्जाम्पल क्लियर हुआ। इसी एग्जाम्पल को मैं आपको ना उसमें करके दिखाता हूं, दूसरे वे में, यानी गेन बढ़ाता हूं यहाँ पे। इसमें मैं गेन करता हूं आपका 6 लाख, ठीक है ना। तब जो 2.5 लाख वाली स्कीम है ना वो प्रॉपर यूज हो जाएगी, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। 6 लाख का गेन करता हूं। अब मुझे इतना क्लियर हो गया ये नॉन क्वालिफाइड है, यानी कि पीआर, रेंट, रेंट, पीआर, फिर सेल होगी। तो ये हो गया मेरा नॉन क्वालिफाइड यूज। तो रेंटल इतना था, 2 था। अब मेरा ये जो गेन है वो 6 लाख का है। नॉन क्वालिफाइड यूज कितना हुआ, हाफ होगा, 3 लाख का। और क्वालिफाइड यूज कितना होगा मेरा, 3 लाख का। तो ये तो डायरेक्ट मेरा कितना हो गया, रिकॉग्नाइज गेन हो गया। इस पे तो एक्सक्लूजन मिलनी नहीं है, ठीक है ना, इस गेन पे एक्सक्लूजन मिलेगी नहीं। इस गेन पे एक्सक्लूजन मिलेगी, कितनी मिलेगी, सिंगल हो तो 2.5 लाख की मिल रही है, तो 2.5 लाख का टैक्स माफ है, लेकिन 50,000 तक का टैक्स मुझे देना पड़ेगा। तो ये भी मेरा कितना हो गया, रिकॉग्नाइज गेन। तो टोटल गेन कितना बना, 3.5 लाख का मेरा गेन बन गया। ठीक है, तो ये थी रिकॉग्नाइज गेन की। अच्छा, मैंने हार्डशिप प्रोविजन समझाई है। हार्डशिप प्रोविजन में ना वो जो लेस कर रहे हैं ना, वो एक्सक्लूजन को लेस कर रहे हैं। ये नहीं वो कह रहे हैं आपको जो बेनिफिट देंगे एक्सक्लूजन का वो हम कम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन नॉन क्वालिफाइड यूज में उसने जिसका फॉर्मूला लिया वो गेन रियलाइज का लिया है। वो कहता है अपना गेन निकालो जो आपका क्वालिफाइड पीरियड में है, उसमें से 2.5 लाख लेस कर लो। ठीक है, तो ये था सिंपल सा एरिया। तो इस सेशन को हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा सेल ऑफ टैक्स पेयर प्रिंसिपल रेजिडेंट। तो हमने यहाँ पे क्लैरिटी में क्या पढ़ा, सिंपली हमने कहा जो आपका पर्सनल घर है, प्रिंसिपल रेजिडेंट है, उसको अगर बेचोगे, उस बेचने के बाद जो गेन होगा उसमें से कुछ पार्ट हम, वो पार्ट कितना है, एक्सक्लूजन कितनी है, वो है 2.5 लाख और 5 लाख। 2.5 लाख सिंगल में और एमएफजे में 5 लाख है।
तो वो वाला पार्ट हम लेस कर लेंगे अगर आप उस घर को ओन करते होगे और उस घर को यूज करोगे कितने 2 साल कम से कम पिछले 5 सालों में से। डन, ये पॉइंट था। उसके बाद हमने कहा था कि आपका नॉन क्वालिफाइड एरिया जितना होगा, नॉन क्वालिफाइड यूज यानी कि आप अपने रहने के अलावा अगर कोई और पर्पज से रेंटल पे देते हो, सिंपली रेंटल करते हो, तो उस पीरियड वाला जितना भी प्रॉफिट होगा उसे हम नॉन क्वालिफाइड यूज वाला प्रॉफिट बोलेंगे, गेन बोलेंगे। उस गेन के अकॉर्डिंग आपको हम एक्सक्लूजन नहीं देंगे। ठीक है, तो जितना गेन आएगा उसको दो डिवाइड कर देंगे, नॉन क्वालिफाइड यूज और क्वालिफाइड यूज। क्वालिफाइड यूज में से एक्सक्लूजन को लेस कर लेंगे, तो जो गेन आएगा उसको रिकॉग्नाइज गेन मानेंगे, इसको हम डायरेक्टली रिकॉग्नाइज गेन मान लेंगे। बस ये पॉइंट है यहाँ पे। हार्डशिप प्रोविजन में क्या था कि अगर आपने 2 साल पूरे नहीं किए तो जितना भी आपने टाइम उस प्रॉपर्टी को ओन किया है तो उसके अकॉर्डिंग 24 डिवाइड करो, कितने मंथ आपने ऑनरशिप रखी है उसको ऊपर रखो और कैलकुलेशन निकाल लो सिंपली। मेरे एग्जाम्पल में अगर मैं कहूं कि मेरा जो गेन था वो था हमारा गेन 4 लाख का, और 2 सालों में से मैंने सिर्फ 6 महीने ही रहा हूं, सिर्फ 6 महीने रहा हूं। कितना रहा हूं, सॉरी मेरा यहाँ पे, इसमें एग्जांपल लेता हूं कि मेरा गेन जो है, गेन कितना है मेरा 4 लाख है। ठीक है, और मेरा जो एक्सक्लूजन रिडक्शन है यानी कि मैं टोटल 2.5 लाख मुझे एक्सक्लूजन मिलनी चाहिए 2 साल रहने पे, तो 2 साल रहने पे कितने 24 महीने हैं, लेकिन मैं रहा कितने, सिर्फ और सिर्फ 10 महीने रहा। तो 10 महीने के अकॉर्डिंग कितना बनाइए, कैलकुलेटर से निकालूं, 2.5 लाख डिवाइड बाई 24 इंटू इंटू 10, तो मैं वहां पर रहा, उसके अकॉर्डिंग मुझे एक्सक्लूजन मिलनी चाहिए ये वाली। ठीक है, ये यहां से लेस हो जाएगी 4 लाख में से, तो जितना आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा हमारे लिए। डन, तो ऐसे निकालनी कितना भी आपका एग्जाम्पल होगा। तो इस हार्डशिप के अंदर हमने हमेशा याद रखना है कि हमने एक्सक्लूजन को लेस करना है, और नॉन क्वालिफाइड यूज में हमें हमेशा याद रखना है कि हमने रियलाइज गेन को डिवाइड करना है नॉन क्वालिफाइड यूज में और क्वालिफाइड यूज में। डन, तो ये था हमारा एग्जाम्पल, और ये हमारा सेशन हुआ एंड, सेक्शन 121। ये हमारा ऑप्शन नंबर है। अगर आपको ये कोर्स के रिगार्डिंग और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर्म 1040 के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी है आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय।